हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले थे? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले थे मैथमेटिकल फिजिक्स 1 में या फिर मैथमेटिकल फिजिक्स की सीरीज में वेक्टर एनालिसिस। तो वेक्टर एनालिसिस में जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बता रखा था कि सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड। तो यहाँ पे जो हम लोग फील्ड पढ़ेंगे नहीं यार, ये वो वाली फील्ड नहीं है जो क्लास 11 12 में हमने पढ़ते आया है कि ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड। ये वो फील्ड नहीं है। तो दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि ये कैसी फील्ड है। तो ये इस फील्ड को समझने के लिए ऐसा समझो ना कि ये फील्ड एक कंटिन्यूअस सीरीज है फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यूज का। ठीक ना, क्या ये कंटिन्यूअस सीरीज है फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यूज का, जो कि प्लेस टू प्लेस बोलो या फिर पॉइंट टू पॉइंट और समय बीतने के साथ साथ बदलता है। तो जैसे कि यहाँ पे एक डेफिनेशन भी देख रहा होगा तुम लोग कि फील्ड क्या है भैया। फील्ड इज द कंटीन्यूअस वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। तो कंटिन्यूम, ये जो कंटिन्यूम वर्ड है ना, कंटिन्यूम का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूम ये रिप्रेजेंट करता है ना कि किसी भी चीज का ना कंटिन्यूअस सीरीज जिसमें क्या होता हो कि कोई मतलब जो वैल्यूज, जैसे कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज के वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो, तो जो वैल्यूज हो ना यार, वो पहला वैल्यू दूसरे वाले से थोड़ा सा डिफरेंट हो, दूसरे का तीसरे से थोड़ा डिफरेंट हो, मतलब सीरीज में जो वैल्यूज की जो मतलब जो वैल्यूज है उनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट हो, बट पहले वाले में और लास्ट वाले में बहुत ज्यादा अंतर हो। फिर से सुनो क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी, वैल्यूज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर मान लो अगर किसी ऑब्जेक्ट की बात करें या फिर किसी वस्तु की बात करें, तो पहला वाला वस्तु दूसरे वाले वस्तु से थोड़ा सा डिफरेंट हो, दूसरा वाला तीसरे से थोड़ा सा डिफरेंट हो, तीसरा चौथे से थोड़ा सा डिफरेंट हो, और ऐसे करते करते ना ढेर सारे मतलब ऑब्जेक्ट्स हो। ठीक ना, बट पहले वाले और लास्ट वाले में ना बहुत ढेर सारा अंतर हो, मतलब उनकी वैल्यूज में ना बहुत मतलब जो मैग्नीट्यूड की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उनके मैग्नीट्यूड का जो डिफरेंस होना चाहिए पहले और लास्ट के बीच का, वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। वेल ये तो एक किताब का डेफिनेशन था। किताब में कुछ अच्छी अच्छी किताबों में और अच्छे तरीके से डिफाइन है। जैसे कि ना फील्ड की दो और डेफिनेशन हम लोगों के पास। पहला क्या, तो फील्ड इज द रीजन, फील्ड इज द रीजन ऑफ स्पेस in which physical quantities varies from point to point with respect to time। ये with respect to time वाला ना आगे चल के मैं बताऊंगा कि कभी कभी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वाला वर्क करता है, कभी कभी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वाले को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ठीक ना, आगे चल के हम लोग क्लासिफिकेशन जब पढ़ेंगे फील्ड का तो हम लोग पाएंगे ना कि एक टाइम इंडिपेंडेंट फील्ड होता है और एक टाइम डिपेंडेंट और एक टाइम इंडिपेंडेंट फील्ड होता है। तो ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम वाला जो है, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इस वाली बात को किसी किसी कंडीशंस में हम लोग मानेंगे, किसी किसी में नहीं मानेंगे। तो फील्ड अगर इस वाले डेफिनेशन के अलावा अगर इस वाली डेफिनेशन की बात करें तो फील्ड क्या है भैया? तो फील्ड किसी भी एक स्पेस में एक वो रीजन है, जैसे कि मान लो ये बड़ा सा बोर्ड एक स्पेस हो गया और इसमें एक छोटा सा कोई हिस्सा एक रीजन है जहां पे फिजिकल क्वांटिटीज, यहाँ पे उसमें फिजिकल क्वांटिटीज लिख रखा है। तो फिजिकल क्वांटिटीज लिखने का मतलब ना उनके मैग्नीट्यूड में अंतर आना चाहिए। तो फिजिकल क्वांटिटीज की जो वैल्यूज हो या फिर उनका जो मैग्नीट्यूड हो वो क्या करता हो, पॉइंट टू पॉइंट बदलता हो। पॉइंट टू पॉइंट बदलने का मतलब क्या होगा, मतलब अगर हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट कर देते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड में क्या आना चाहिए, अंतर आना चाहिए। और किसी किसी केसेस में वही पॉइंट टू पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वाली बात करते हैं हम लोग कि समय के साथ साथ अगर हम लोग उसके पोजीशंस में या फिर पॉइंट्स में बदलाव लाएंगे तो फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यूज में अगर चेंज आता है तो उसी रीजन को हम लोग फील्ड कहते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट चेंज करने का मतलब क्या हुआ? वेल जिसको कॉन्सेप्ट उसका पता होगा रेफरेंस फ्रेम का या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। तो पॉइंट टू पॉइंट की अगर बात करें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिन्होंने पढ़ रखा होगा उनको बताया जाता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होने के लिए दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। पहला होता है कि एक हम लोग के पास ना लेंथ मेजरिंग डिवाइस रहनी चाहिए और एक टाइम मेजरिंग डिवाइस रहना चाहिए, या फिर ऐसा बोलो कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम रहना चाहिए जो कि लेंथ को बताए और एक ऐसा कोऑर्डिनेट रहना चाहिए जो कि टाइम को बताए। वैसे ही सिमिलर सा कुछ यहाँ पे भी है। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि पॉइंट टू पॉइंट चेंज होने का मतलब क्या है। वेल मानते हैं कि जो हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी है वो
किसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंडेंट है, माना कि किस पे डिपेंडेंट है भैया, एक्स वाई और जेड पे डिपेंडेंट है। अगर टाइम डिपेंडेंट अगर हमारा रहा फिजिकल क्वांटिटी तो हम लोग टी लेकर के चलेंगे, बट अगर हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी है वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है तो हम लोग खाली एक्स वाई जेड लेकर के चलेंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक ना। बहरहाल इनमें से कोई भी एक लेकर के चलते हैं, हमको अभी पहले पॉइंट टू पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट समझना है। तो पॉइंट टू पॉइंट वाले में वेरी करने का मतलब ये होगा कि x की अलग अलग वैल्यूज अगर हम लोग x की वैल्यूज में चेंज लाएं या फिर y की वैल्यूज में चेंज लाएं या फिर z की वैल्यूज में चेंज लाएं, चेंज आप अलग अलग भी ला सकते हो, एक साथ तीनों में भी ला सकते हो, एक साथ किसी दो में भी ला सकते हो। तो अगर इनकी वैल्यूज चेंज करने के कारण अगर फिजिकल क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड में अगर अंतर आता है तो उस वाले रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस वाले रीजन को हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे क्या ये फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक डेफिनेशन और है फील्ड की, वो डेफिनेशन कुछ ऐसी किया ना कि फील्ड एक किसी भी रीजन से रिलेटेड है। अभी आगे चल के एक एग्जांपल लेकर के समझाऊंगा, बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो फील्ड क्या है, तो जो नेक्स्ट डेफिनेशन है किताबी भाषा में अगर बोले तो फील्ड एक किसी भी स्पेस का एक ऐसा रीजन है जहां पे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइंड हो। जैसे कि अगर हम लोग उसको लिखें तो कुछ ऐसा सा लिखते हैं, अगर मैं ये वाला डेफिनेशन निकालूं, क्या वो डेफिनेशन कुछ ऐसा है कि फील्ड is a region of a space in which या फिर where the physical quantity is well defined। यहाँ पे भी हम लोग टाइम की बात करेंगे, अगर टाइम वाले की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये डेफिनेशन थोड़ा सा और बढ़ जाता है। वेल डिफाइंड के बाद थोड़ा सा और लिखते हैं, वेल डिफाइंड एट ऑल द गिवन पॉइंट्स, वेल हाँ। अब अगर यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट या फिर यहाँ अगर हमारा ये जो फिजिकल क्वांटिटी अगर टाइम डिपेंडेंट रहेगा तो यहाँ पे हम लोग आगे टाइम वाली बात इंक्लूड करते हैं। उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि इसके आगे और एक बढ़ा देते हैं कि एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक ना। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। भाई यहाँ पे जो ये वाला टर्म लिखा हुआ है, द फिजिकल क्वांटिटी इज वेल डिफाइंड, इस पे जरा ध्यान दीजिएगा। ये वेल डिफाइंड वाली जो बात है ना, कभी भी अगर वेल डिफाइंड की बात की जाएगी तो फील्ड में जो फिजिकल क्वांटिटी है वो तीन चीजें होल्ड करनी चाहिए। मैं वेल डिफाइंड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक ना। फिजिकल क्वांटिटी वेल डिफाइंड कब बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। फिजिकल क्वांटिटी को वेल डिफाइंड बोलने के लिए तीन चीजें जरूरी है। पहला क्या, मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी तीन चीजों को होल्ड करना चाहिए। पहला कि वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, क्या होना चाहिए भैया, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। दूसरी बात कि वो डेफिनिट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इट शुड बी डेफिनिट। और तीसरा क्या, इट शुड बी कंटिन्यूअस, इट शुड बी कंटिन्यूअस, इट शुड बी कंटिन्यूअस। अब इन तीनों को समझने के लिए ना एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कि मानो ना कि कोई एक बच्चा है और उसको गैस की दिक्कत है, ठीक ना, और वो क्या करता है, वो मूली का पराठा कर करके क्लास में आता है और अपनी दिक्कत को जग जाहिर कर देता है। तो ध्यान से रखना एग्जांपल को यार, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको हम लोग ना स्मेल वाला एग्जांपल कहते हैं, ठीक ना, स्मेल वाली एग्जांपल, ध्यान से देखना। तो एक मैंने क्या बनाया, ये रहा माना आपका एक क्लासरूम या फिर कोई भी एक हॉल, ठीक। यहाँ पे वो बच्चा आकर के बैठा, उसको मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, ठीक। और इसके अगल बगल इस एग्जांपल से ना हम लोग तीनों जो तीन पिछली जो डेफिनेशंस लिख रखी है हमने, तीनों इसी से क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। वो कंटिन्यूम वाला भी क्लियर हो जाएगा, फिर ये वाला भी क्लियर हो जाएगा, वेल डिफाइंड वाला भी क्लियर हो जाएगा, सारा बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब देखो कुछ इधर भी बच्चे बैठे हुए, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, मतलब इसके चारों तरफ बच्चे बैठे हुए हैं। हाँ अब देखो, और यहाँ पे आपका बोर्ड और यहाँ पे टीचर। तो अब जब ना यहाँ से स्मेल स्प्रेड आउट करनी शुरू करेगी, ठीक ना, जैसे जैसे स्मेल स्प्रेड करेगी तो एक कंडीशन ऐसी आएगी ना कि धीरे धीरे स्मेल स्प्रेड करते करते एक रीजन, मतलब एक निश्चित दूरी के बाद ना उस स्मेल को कोई दूसरा बंदा उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। जैसे देखो कि
अगर मैं इधर भी इसको और बड़ा बना लूँ, देखो अब यहाँ से स्मेल स्प्रेड करना शुरू करी, स्मेल यहाँ पहुंची, यहाँ पहुंची, यहाँ पहुंची, इसके पास पहुंची, इसके पास पहुंची, इसके पास पहुंची, फिर इसके पास पहुंची, फिर इसके पास पहुंची, फिर धीरे धीरे इसके पास पहुंची, इसके पास पहुंची, इसके पास पहुंची, धीरे धीरे स्मेल माना कि इतने दूरी तक स्मेल जाते 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 क्या कर गया, फेड आउट कर गया। अरे ये भी तो होता है ना कि वो स्मेल धीरे धीरे फेड आउट हो जाती है, ऐसा थोड़ा होता है कि हमेशा एकदम क्लास में नरक मचा रहता है, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे समय के साथ साथ वो स्मेल क्या कर देता है, स्प्रेड आउट कर देता है। तो अगर हम लोग स्मेल को यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी माने तो यहाँ पे ये स्मेल कैसा सा मिल गया हम लोग को, टाइम डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी मिला, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसके लिए अगर फंक्शन लिखना चाहेंगे ना तो एक्स वाई जेड कॉमा टी को लेकर के चलेंगे। अब हम लोग अपने इस पे आते हैं। तो स्मेल इतनी दूरी तक स्प्रेड करी और इसको और इस रीजन के बाद वाले आदमी को वो स्मेल एक्सपीरियंस नहीं हो पा रहा है। जैसे कि बच्चे के जो सबसे क्लोज बैठा हुआ होगा वो सबसे ज्यादा इंटेंस स्मेल फील कर पाएगा, फिर उसके जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा इंटेंस स्मेल फील करी उसके बगल वाला बच्चा थोड़ा सा कम इंटेंस स्मेल फील कर पाएगा, उसके बगल वाला थोड़ा सा कम और उसके बगल वाला थोड़ा सा कम, और धीरे धीरे करते करते वो स्मेल एक निश्चित दूरी के बाद दूसरे बंदे को नहीं एक्सपीरियंस कर पाएगा। वो नहीं इस पूरे रीजन में जिनको स्मेल सबसे मिनिमम फील हुई और उसके बाद मतलब इनके बगल वालों को स्मेल फील नहीं हुई, तो इस रीजन को ना जो मैंने ऐसे बनाया इसको हम लोग अगर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बोले, ठीक ना, ये क्या बना हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बोला, मतलब इस सर्कल के अंदर अंदर जितने लोग थे सभी ने उस स्मेल को फील करा, ठीक। तो अब देखो पहली वाली डेफिनेशन क्या थी, कंटिन्यूम वाली डेफिनेशन को अगर हम लोग ध्यान में रखते हुए समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे एकदम उस कंडीशन को ये होल्ड कर रहा है, ये एग्जांपल उस कंडीशन को होल्ड कर रहा है। क्या था कि कंटिन्यूम वाली कंडीशन में क्या था कि वो कंटिन्यूअस सीरीज हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यूज का, जहां पे क्या होता था धीरे धीरे मतलब अगल बगल वालों में थोड़े सा मैग्नीट्यूड में वैल्यूज में थोड़ा सा अंतर हो, बट पहले वाले में और एकदम लास्ट वाले में बहुत ढेर सारा अंतर हो। तो देखो जो सबसे नजदीक यहाँ पे बच्चा बैठा होगा वो सबसे इंटेंस स्मेल फील करा होगा और जो सबसे दूर बैठा होगा वो सबसे कम फील करा होगा, और इसके इस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के बाद वाले जो लोग होंगे उन्हें कुछ नहीं फील हुआ होगा, ठीक ना। तो और ये पूरा क्लासरूम अगर स्पेस है तो ये इस पूरे स्पेस में ये जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वाला है ये क्या है, वो रीजन है। स्मेल क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी शुड बी वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड समझने की कोशिश करते हैं इस एग्जांपल से। वेल सिंगल वैल्यूड का मतलब क्या हुआ, सिंगल वैल्यूड का मतलब ये हुआ कि एट अ टाइम किसी एक टाइम पे कोई भी इस पूरे रीजन में या फिर इस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर जितने भी लोग हैं वो लोग एक टाइम पे कोई एक ही स्मेल फील कर पाएंगे, सबको वो मूली का पराठा वाला ही स्मेल फील होगा, ठीक। उसके बाद क्या दूसरी चीज, इट शुड बी डेफिनेट। वेल डेफिनेट का मतलब ये हुआ ना, अभी ये तो कॉमन लाइफ एग्जांपल लेकर के समझ रहे हैं हम लोग ना, अभी इसको मैथमेटिकल फॉर्म में भी हम लोग एक्सपीरियंस बताएंगे कि कैसे कैसे हम लोग मैथमेटिक्स में इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो कैसे हो। तो डेफिनेट का मतलब क्या होता है ना कि जो वैल्यू है, जो जिस मैग्नीट्यूड की हम लोग बात कर रहे हैं वो वैल्यू ना डिफाइनेबल होनी चाहिए, मतलब जो मैग्नीट्यूड आपको मिले वो डिफाइन किया जा सके, मतलब इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, बस ऐसा समझो कि इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। उसको हम लोग जो भी हम लोग को मैग्नीट्यूड मिलना चाहिए वो हम लोग आराम से डिफाइन कर सकते कि हाँ भैया इतने इंटेंस था। तो जैसे मान लो जो मैक्सिमम इंटेंस जो जिसने स्मेल फील करा अगर उसको हम लोग 10 नंबर देते हैं तो धीरे धीरे उसके बगल वाले को 9 वाले के बगल वाले को 8 वाले के बगल वाले को 7, उसके बगल वाले को 6, उसके बगल वाले को 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और उसके बाद सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस की कहानी खत्म, ठीक है। तो धीरे धीरे तो वो जो वैल्यू थी वो डिफाइन कर, मतलब जो आपको जो मैग्नीट्यूड मिलनी चाहिए वो कैसी मिलनी चाहिए, ऐसी मिलनी चाहिए जिसको डिफाइन किया जा सके। तो सारी चीजें डिफाइन की जा सकती है, बस इनफाइनाइट को नहीं डिफाइन किया जा सकता है, ठीक। हाँ, अब जो तीसरा है ये कंटिन्यूअस। वेल कंटिन्यूअस को समझने के लिए ना एक हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। फिजिक्स में आके चलते हैं, फिजिक्स इससे कंटिन्यूअस होता है, इससे कंटिन्यूअस इससे भी समझा जा सकता है। कंटिन्यूअस समझने का मतलब जैसे देखो अगर इस वाले ने सबसे उस जिसने स्मेल को स्प्रेड करा उसके सबसे नजदीक वाले ने अगर 10 फील करा है तो उसके बगल वालों को 9 ही फील होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 वाले के बाद सीधे सबसे कम उसको फील हो और उसके बगल वाले को थोड़ा सा 10 वाले से ज्यादा, मतलब अगर मैं ऐसा डिवाइड कर दूं 1 2 3 4 5, अगर ये 1 2 3 4 5 बच्चे हैं और ये हैं जो कि स्मेल स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक ना, सोर्स हैं अगर ये, और अगर ये 10 9 8 7 6, तो जो
स्मेल की जो स्मेल जो सबसे ज्यादा इंटेंस स्मेल फील कर पा रहा है, तो वो धीरे 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 कंटिन्यूअस वे में डिक्रीज करना चाहिए, ठीक ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम लोग उसके रिगार्डिंग ग्राफ प्लॉट करें तो उसमें हम लोग को ना शार्पनेस मिले। वेल इससे उतने बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएगा। उसको समझने के लिए ना एक फिजिक्स वाला ही एग्जांपल लेकर के समझते हैं। सभी को पता होगा कि क्लास 12 में पढ़ाया जाता है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक टर्म पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? वो पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक कंडक्टिंग स्फीयर के लिए निकलवाया गया होगा, तो उसमें कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर का जो फील्ड होता है वो जीरो होता है, ये पता भी होगा हम लोगों को। तो उसके लिए एक फॉर्मूला गिवन रहता है, E बराबर आई थिंक KQ/R², राइट। तो इसके लिए ना हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। जैसे ये रहा हमारा सर्कल, ठीक, किसी रेडियस R का। तो इसके लिए जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा सा मिलता है हम लोग को। 0 से लेकर के R तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और R से आगे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। लेकिन R पे हम लोग को सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। किताबों में दिया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस एब्रप्टली, ठीक ना। सॉरी। तो अब देखना यहाँ पे ना, जब भी कंटिन्यूअस की बात की जाएगी तो दिमाग में एक बात हमेशा रखनी चाहिए कि कंटिन्यूअस कभी भी बोले तो हम लोग उस फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट जो फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन का हम लोग ग्राफ प्लॉट करके चेक करेंगे। अगर ग्राफ में अगर कहीं शार्पनेस दिखती है, ठीक ना, या फिर एकदम टूटा फूटा सा ग्राफ मिलता है, मतलब उसमें कहीं टूटा हुआ अगर आपको ग्राफ मिलता है, तो हम लोग तब कंटिन्यूअस नहीं बोलेंगे उसको। वेल यहाँ पे देखो कैसे कंटिन्यूअस समझने की कोशिश करना कि 0 से लेकर के R तक, ठीक ना, 0 से लेकर के R तक हम लोग फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक ना। कैसे डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ से यहाँ तक टोटल वैल्यू फील्ड की कितनी है? 0 है, बट अभी भी डिफाइन कर पा रहे हैं हम लोग क्या भैया, 0 से लेकर के R तक जाते 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 इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मतलब डिफाइन किया जा सकता है। बट जैसे ही आउटर सरफेस पे पहुंचेंगे, जो रिंग बोलते हैं सरफेस को, या फिर आउटर सरफेस की हम लोग बात करें, तो ये जैसे ही हम लोग आउटर सरफेस पे पहुंचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सडनली एकदम इंक्रीज करा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो सडन इंक्रीमेंट आया ना, उसको हम लोग एग्जैक्ट नहीं डिफाइन कर सकते, ठीक। लेकिन फिर जैसे 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 हम लोग दूर चलते जाएंगे, वैसे वैसे देखो ग्राफ में एक कंटिन्यूटी बनी हुई है। तो कंटिन्यूअस कभी भी अगर कहीं बोले तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि जो गिवन फंक्शन है, उस गिवन फंक्शन का क्या बना ले हम लोग, ग्राफ बना ले, और ग्राफ से चेक कर ले कि ग्राफ में अगर कहीं शार्पनेस है या फिर ग्राफ कहीं टूटा हुआ है तो वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ये 3 चीजें होनी चाहिए, मतलब ये 3 चीजें एकदम होल्ड करनी चाहिए। अगर ये 3 चीजें होल्ड कर दी तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो रीजन है, वो रीजन कैसा सा है, उस वही हमारा फील्ड है। वेल और हाँ, अगर हम लोग और इसमें आगे बात करें, मैथमेटिकल फॉर्म मैंने समझाया था कि मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। वेल मैथमेटिकल फॉर्म में इन तीनों को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि सिंगल वैल्यूड का मतलब क्या हुआ ना, पहले देख लेते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। वेल फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए बार बार तुम लोग देख रहे होगा पोजीशन एंड टाइम हर डेफिनेशन में मिल रहा होगा, पोजीशन एंड टाइम। तो पोजीशन एंड टाइम कभी भी मिले तो ऐसा समझो ना कि अगर ये फील्ड है तो फील्ड किसका फंक्शन होगा, फील्ड फंक्शन होगा किसी x y z t का। अगर टाइम डिपेंडेंट है तो, या फिर खाली अगर पोजीशन डिपेंडेंट है तो f x y z। सभी को पता होगा कि पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। याद करो r बराबर होता है ना, तो x i रूप y j रूप z के रूप वाला, तो वहां से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको एक और तरीका है रिप्रेजेंट करने का कि फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ r, t if it is time dependent and field is a function of r only, ठीक। ये कुछ सिमिलर था ना वेव फंक्शन जैसा है। वेल यहाँ पे वेव फंक्शन की बात करना सही नहीं रहेगा बहुत, तो हम लोग इसको ऐसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, अब मैथमेटिक्स के फॉर्म में अगर हम लोग इन तीनों की बात करें तो कंटिन्यूअस वाला तो वही रहेगा हमेशा कि जो गिवन फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या प्लॉट कर लें, ग्राफ प्लॉट कर लें। और अगर ग्राफ में कहीं शार्पनेस है या फिर ग्राफ टूटा हुआ है तो हम लोग बोलेंगे कि कंटिन्यूअस नहीं है। बट जो सिंगल वैल्यूड और जो डेफिनेट की बात करते हैं ना, तो जब सिंगल वैल्यूड और तो सिंगल वैल्यूड कैसे मैथमेटिक्स के टर्म में डिफाइन होगा, तो सिंगल वैल्यूड ऐसे डिफाइन होगा ना कि जैसे मान लो x की कोई एक वैल्यू रखने पे आपके फंक्शन का कोई एक ही वैल्यू मिले, x की कोई एक वैल्यू रखने पे आपको कोई आपके फंक्शन की कोई एक ही वैल्यू मिले। जैसे कि अभी स्मेल वाले में क्या था कि एट अ मोमेंट या फिर किसी एक टाइम पे कोई एक आदमी एक ही स्मेल फील कर पाएगा, कोई दूसरी स्मेल फील नहीं करनी चाहिए उसको, ठीक। तो ये तो होगा सिंगल वैल्यू की x की किसी एक वैल्यू पे हमारा जो फंक्शन है उसकी भी कोई एक वैल्यू होनी चाहिए। उसके बाद कौन सा है
जो डिफाइन वाला, ये डेफिनिट वाला। डेफिनिट का मतलब क्या, डेफिनिट को समझने के लिए ऐसा समझो कि x की किसी वैल्यू के लिए हमको क्या मिलता है कि x की किसी वैल्यू के लिए ना हमारे जो फंक्शन की जो वैल्यू है वो एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। मैं वो आई थिंक उसी से ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। डेफिनिट वाले का मतलब क्या कि x की, जब हम लोग इस x की किसी वैल्यू के लिए जो फंक्शन की वैल्यू मिलनी चाहिए, फंक्शन की जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो कैसे मिलनी चाहिए भैया, वो फाइनाइट मिलनी चाहिए, ठीक ना। कैसे मिलनी चाहिए, फाइनाइट मिलनी चाहिए। तो ये हो गया मैथमेटिक्स के टर्म में रिप्रेजेंट करने का। वेल अगर हम लोग एक फिजिक्स का ही एग्जांपल लेने की कोशिश करें, ये स्मेल वाला तो उतना फिजिक्स के नजरिए से उतना सटीक नहीं था। अगर कोई हम लोग एग्जैक्ट फिजिकल क्वांटिटी की बात करें फील्ड समझने के लिए, तो उसके लिए हमारे पास जो है ना टेम्परेचर का एग्जांपल बेस्ट है। वेल यहाँ पे मैं बताना नहीं चाह रहा था, बट आई थिंक बता देना ज्यादा बेहतर है। वो हम लोग स्केलर फील्ड जब पढ़ते तो ज्यादा बेहतर है, आगे चल के अभी और फील्ड का क्लासिफिकेशन होगा। तो टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी भैया, ठीक, और उसको हम लोग फील्ड से कैसे रिलेट करेंगे, ऐसा समझो कि एक जगह आग जला करके रखी गई है, ठीक। अब किया क्या जा रहा है, जहाँ पे आग जल रही है वहां पे जो टेम्परेचर की जो वैल्यू होगी वो आग के सराउंडिंग सबसे ज्यादा होगी। मान लो फिगर से अगर बेहतर तरीके से समझना, देखो क्या माना कि यहाँ पे आग जल रही है, ठीक ना। तो यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, फिर ऐसे कुछ लोग इधर बैठे हुए, कुछ लोग इधर, कुछ लोग इधर, कुछ लोग इधर, कुछ लोग इधर, चारों तरफ लोगों को कैसे बैठा दिया, ठीक। अब देखो जो लोग आग के सबसे पास बैठे रहेंगे, ठीक ना, वो सबसे ज्यादा हीट एक्सपीरियंस कर पाएंगे, उनको सबसे ज्यादा टेम्परेचर फील होगा, ठीक। जो लोग आग से थोड़ी दूर बैठे रहेंगे, ठीक, वो लोग थोड़ा इनके रिस्पेक्ट में थोड़ा कम टेम्परेचर फील करेंगे। जो लोग और दूर बैठे रहेंगे वो लोग थोड़ा और कम टेम्परेचर फील करेंगे। और धीरे धीरे एक ऐसा भी रीजन आएगा ना कि उन लोगों को ना इस आग से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, उनको इस आग के टेम्परेचर से कुछ लेना देना ही नहीं रहेगा, ठीक ना। तो देखो, तो जहां तक लोग उसको एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं ना, हम लोग वहीं तक की बात करेंगे, वहीं तक का रीजन बताएंगे। मतलब जहां तक हम लोग सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस की बात करें ना अभी एग्जांपल में, तो सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस तक वाला जो हिस्सा है ना उसी रीजन की हम लोग बात करेंगे। जो लोग कुछ नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं उनकी बात नहीं करेंगे। अब देखो, तो जो सबसे नजदीक बैठा था ये सबसे ज्यादा टेम्परेचर फील कर पा रहा होगा, और मान लो ये सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस का यही अंतिम वाला है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो आदमी बैठा होगा वो इनके आग के कारण, ठीक ना। तो ये हमारी पहली डेफिनेशन यहाँ से होल्ड होती है, कंटिन्यूम वाली, ठीक ना। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब देखो जैसे जैसे पोजीशन बदल रहा है ना, वैसे वैसे जो टेम्परेचर का जो मैग्नीट्यूड है उसमें अंतर आ रहा है। तो फिजिकल क्वांटिटी है टेम्परेचर, और पोजीशन बदलने के साथ साथ उसके मैग्नीट्यूड में चेंज भी आ रहा है। और समय की अगर बात यहाँ पे करना उतना सही नहीं रहेगा, अभी हम लोग इसको टाइम इंडिपेंडेंट में अगर मान करके चलते हैं, ठीक ना। पहले एक टाइम तो आएगा कि ये आग बुझ जाएगी और सारा टेम्परेचर खत्म हो जाएगा। फिलहाल अगर हम लोग माने कि ये आग हमेशा के लिए चलती रहे, ठीक ना, तो टाइम इंडिपेंडेंट है ये, फिलहाल मान के चल रहे हैं, ठीक ना। ऐसा एग्जैक्ट नहीं है कि टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम डिपेंडेंट है ये। धीरे धीरे एक समय आएगा ना कि आग बुझ जाएगी और यहाँ पे इस आग का कोई प्रभाव ही नहीं रह जाएगा। फिलहाल हम लोग ऐसा मान रहे हैं, ये टाइम इंडिपेंडेंट, ये आग हमेशा चलती रहेगी समझने के लिए। तो कंटिन्यूम वाली डेफिनेशन भी होल्ड करी। तो ये फिजिकल क्वांटिटी था, और जैसे जैसे पोजीशन में चेंज आया वैसे वैसे इसके मैग्नीट्यूड में चेंज आया। तो ये फील्ड के कंडीशंस को भी ये होल्ड कर रहा होगा। देखो हर पोजीशन पे एक आदमी एक फिक्स टेम्परेचर फील कर पा रहा होगा। मतलब इस वाले सर्किल में जो सबसे नजदीक है सब लोग एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर फील कर पा रहे होंगे, ठीक ना। तो सिंगल वाली कंडीशन ट्रू हुई इसके लिए। दूसरा केस ये कि एक फिक्स अमाउंट ही आदमी फील कर पा रहा होगा। मतलब टेम्परेचर का एक ऐसी वैल्यू हम लोग मिलेगी ना जो कि हम लोग डिफाइन कर सके। अरे ऐसा तो है नहीं कि इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर एक्सपीरियंस कर पा रहे हो तो सब जाने मर जाएंगे लोग, ठीक ना। ऐसा नहीं है, कुछ एक फिक्स अमाउंट ऑफ टेम्परेचर आदमी एक्सपीरियंस कर पा रहा होगा। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई। और तीसरी कंडीशन क्या कि कंटिन्यूटी इसमें मेंटेन है, ठीक ना। जैसे जैसे अगर इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करें टेम्परेचर का किसके रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो जैसे जैसे पोजीशन बढ़ते जा रहा है आग से, जैसे जैसे दूरी बढ़ते जा रही है वैसे वैसे ऐसा ही कुछ डिक्रीजिंग सा ग्राफ मिलेगा, ठीक ना। ऐसा कि जो सबसे नजदीक बैठा था आग के उसको सबसे मैक्सिमम, और धीरे धीरे वो ग्राफ डिक्रीजिंग सा मिलेगा। धीरे धीरे जैसे दूरी बढ़ती गई मैग्नीट्यूड में अंतर आते गया।
अब यहाँ पे ये तो मैथमेटिकल भी हो गया। मैथमेटिकल वाले को अच्छे से और तरीके से समझाने के लिए एक टर्म समझाया जाता है पॉइंट फंक्शन, को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। फिर जो फील्ड है, फील्ड को ना दो कैटेगरीज में डिवाइड करा गया। एक है टाइम के रिस्पेक्ट में, और जो दूसरा है वो किसके रिस्पेक्ट में, वो है फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। तो टाइम के रिस्पेक्ट में फील्ड दो थे मिला हम लोगों को, एक मिला टाइम डिपेंडेंट और एक मिला टाइम इंडिपेंडेंट। क्या क्या मिला, एक मिला टाइम डिपेंडेंट और एक मिला टाइम इंडिपेंडेंट। फील्ड टाइम के बेसिस पे पहले बात करते हैं। हम लोग को काम किसका, हम लोग को काम है ना फिजिकल क्वांटिटीज के बेसिस वाला, पहले ये वाला देख लिया था। टाइम के बेसिस पे मिला हम लोग को एक, और एक मिला टाइम डिपेंडेंट, ठीक, और एक मिला टाइम इंडिपेंडेंट। टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट की बात करें तो टाइम इंडिपेंडेंट में ऐसा समझो कोई एक फिजिकल क्वांटिटी जो कि टाइम इंडिपेंडेंट हो, जैसे कि हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड जितना कल था उतना आ जाए और उतना आगे भी रहेगा, इसमें कभी भी चेंज नहीं आने वाला है, ठीक ना। तो फिजिकल ग्रेविटेशनल फील्ड एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि टाइम इंडिपेंडेंट है, ठीक ना। तो अगर हम लोग फील्ड के बारे में बात करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए, तो वो टाइम इंडिपेंडेंट की बात करेंगे। और अगर टाइम डिपेंडेंट की बात करें तो उसके लिए भी अर्थ से ही रिलेटेड है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। वेल, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिज्म सभी ने पढ़ रखा होगा क्लास 12 में। उसमें बताया जाता है कि किसको एक आयरन नेल लिए और उस आयरन नेल को क्या करा, धरती में गाड़ दिया, ठीक ना। लोहे की कांटी लिए, कांटी को धरती में गाड़ दिया, ठीक ना। और क्या हुआ उसके बाद, कुछ समय बाद जब उसमें निकाला तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई। तो ऐसा क्यों हुआ, तो उसके लिए एक रीजन दिया जाता है कि अर्थ के कोर के कारण ऐसा सा होता है। अर्थ के कोर में मोल्टेन लावा है, अर्थ का खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है। वेल, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम डिपेंडेंट है। कैसा है, टाइम डिपेंडेंट है। धीरे धीरे अर्थ बहुत स्लो प्रोसेस में, ऐसा बोले एकदम क्वाजी स्टैटिक वे में ना, वो क्या कर रहा है, अपना मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की जो खुद की मैग्नेटिक फील्ड है वो लूज कर रहा है। ऐसे धीरे धीरे लूज करते करते ना मरकरी एकदम सॉलिडिफाई, मरकरी का जो कोर है सॉरी मरकरी का जो कोर है, कोर ये वाला हिस्सा ना बीच में कोर वाला, तो मरकरी का जो कोर है ना वो टोटली सॉलिडिफाई हो चुका है। क्या हो चुका है, टोटली सॉलिडिफाई हो चुका। तो इसका जो खुद का मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये नेग्लिजिबल है, बहुत है तो, लेकिन बहुत ही कम है, ठीक ना। तो ये टाइम डिपेंडेंट है, मतलब अर्थ का भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, टाइम डिपेंडेंट है, ठीक ना। धीरे धीरे उसमें कम, मतलब धीरे धीरे वो घट रहा है, ठीक ना। और अब दूसरे प्रकार का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं जो हमारे काम का है, वो हमारा स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, और वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो इसमें हम लोग को दो फील्ड मिलेंगे, एक मिलेगा वेक्टर फील्ड और एक मिलेगा हम लोग को स्केलर फील्ड। तो आज का लेक्चर यहीं पे रोकते हैं। स्केलर फील्ड अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, या फिर वेक्टर फील्ड अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में। तो आज हमने फील्ड के बारे में जाना, फील्ड कैसे कैसे क्लासिफाई होता है, फील्ड क्या होता है, फील्ड की बात जो अलग अलग डेफिनेशन हम लोग के पास उनका क्या क्या मतलब होता है ये सीखे। हाँ, फिजिकल क्वांटिटीज वेल डिफाइंड होनी चाहिए। वेल डिफाइंड होने के लिए तीन चीजें होनी चाहिए, इट शुड बी सिंगल वैल्यूड, द फिजिकल क्वांटिटी शुड बी डेफिनिट एंड इट आल्सो शुड बी कंटिन्यूअस। तो ये सॉरी वो तीन चीजें अच्छे तरीके से डिफाइन होनी चाहिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और शेयर करना। ओके, थैंक यू।